हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो ये कहता है कि जो एंट्रोपी है किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल का, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट ज़ीरो केल्विन इज ज़ीरो। ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है? परफेक्ट क्रिस्टल का एग्जांपल है जैसे कि HCl। तो हम HCl को देखें तो HCl की एंट्रोपी एट ज़ीरो केल्विन, इसकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी। HCl इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो HCl होता है उसमें वो उसका क्रिस्टल जो होता है उसमें H इधर रहता है, Cl इधर रहता है, H इधर रहता है, Cl इधर रहता है, H इधर, Cl इधर। इसमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं रहता, सब एक लाइन में एकदम बढ़िया से सेटल रहता है। इसी वजह से इसके हम लोग मानते हैं कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कि ये कहता है कि एंट्रोपी जो होगा किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल, वो ज़ीरो होगा एक ज़ीरो केल्विन। अब ज़ीरो केल्विन क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि अचीव करना अभी तो पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि इससे जो है हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस का ऐसा माने कि हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का हमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना है, टू फाइंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का परफेक्ट एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं, मतलब कि एंट्रोपी उसका क्या होगा निकालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। जैसे कि एक एंट्रोपी सॉरी एक सब्सटेंस है, मान ली सब्सटेंस है एक्स, इसकी एंट्रोपी निकालना है एट टेम्परेचर टी कॉमा प्रेशर पी। अब हम इसको एज अ परफेक्ट क्रिस्टल मान के इसकी एंट्रोपी एट ज़ीरो केल्विन और पी प्रेशर पे इसकी एंट्रोपी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो से लेके सबसे पहले ज़ीरो केल्विन पे एक, जैसे कि एक सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ज़ीरो से लेके और सबसे पहले एंट्रोपी होता है CdT, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ClN T2/T1। ठीक है, अब इसको जब देखें तो सबसे पहले ज़ीरो से इसको मेल्ट करना होगा क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होगा। मेल्टिंग पॉइंट C सॉलिड, LN T2/T1 प्लस, अब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ले जाना है, तो मेरा आ जाएगा सी एज अ जिस लिक्विड फॉर्म में होगा उसका सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी। LN टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक मुझसे छूट गया था, यहाँ पे एक और आएगा, डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T। और जैसे कि एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ Q रिवर्सिबल बाई T, इसको हम लोग फेस चेंज पे लगा सकते हैं। फेस चेंज जैसे कि जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैसियस जा रहा है, किसी में भी जा रहा है, उस पर हम एंट्रोपी चेंज का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे एक आएगा डेल्टा H फ्यूजन, क्योंकि हीट इसको देना पड़ेगा। ये मान लो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच गई, जैसे कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर पहुँच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस भी रहता है और वाटर भी रहता है, उसमें अगर हीट देंगे तभी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद प्लस आएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी। वेपराइजेशन क्या है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब टेम्परेचर 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है,
बॉयल करता है उसको और 100 सेल्सियस पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाती है एट 1 atm प्रेशर। उसकी बॉइलिंग पॉइंट जब अचीव हो जाती है तो उसको थोड़ा और हीट देना पड़ता है जिससे कि वो अपना स्टेट चेंज करके गैसियस स्टेट में जाए। अब फिर यहाँ से टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर टी, सी ले लीजिए, एल एन टी टी बाई टी मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके हम लोग आगे बात करते हैं। अब एप्लीकेशन नंबर 2 पे हम लोग पहुँचेंगे। अब एप्लीकेशन नंबर 2 है कि हम लोग जो इसका सेकंड एप्लीकेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन हम लोग का एंट्रोपी चेंज फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देखें, जैसे कि हम ये एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। अब इसमें एंट्रोपी चेंज मान लीजिए जो हो रहा है टेम्परेचर टी कॉमा प्रेशर प्री। अब मान लीजिए एंट्रोपी ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, इसका एंट्रोपी हम टेम्परेचर टी और प्रेशर टी पे सी ले लेते हैं। इसका बी ले लेते हैं, इसका ए ले लेते हैं। तो चेंज जो होगा एंट्रोपी में वो जो होता है चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब एंट्रोपी ऑफ सी क्या है, और एंट्रोपी ऑफ सी क्या है, एस सी, और इसके कितने मोल्स है, सी मोल्स, तो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ बी, इसके कितने मोल्स है, बी मोल्स, प्लस एंट्रोपी ऑफ ए, इसके कितने मोल्स है, ए मोल्स। तो इसको कुछ दिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यही तो फाइनल में प्रोडक्ट बना, इनिशियल में रिएक्टेंट है। ठीक है, अब हम चेंज देखते हैं। अगर मान लीजिए प्रेशर मेरा कांस्टेंट है और टेम्परेचर मान लीजिए चेंज हो रहा है T1 से T2, तो कैसे एंट्रोपी भी चेंज होगा। केमिकल रिएक्शन हो रही है लेकिन केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी बना के दे रहा है सी होल्स ऑफ सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहा जा रहा है T1 से T2 पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। सोचते हैं इसको, देखो और सोचो हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि एंट्रोपी ऑफ सी एट T1 टेम्परेचर ये है, और एंट्रोपी का एक हमें फॉर्मूला पता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू सी dt विच इज इक्वल्स टू सी ऑफ सब्सटेंस, मान लेते हैं सब्सटेंस, ln T2 बाई T1। ठीक है, अब हमें एंट्रोपी ऑफ T2 निकालना है। डेल्टा S इज इक्वल्स टू एंट्रोपी एट T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ C एट T1 विच इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ C ln T2 बाई T1। अब इसी तरह से हम B का भी लिख सकते हैं, एट T2 माइनस एंट्रोपी ऑफ B एट T1 इज इक्वल्स टू Cp ऑफ B ln T2 बाई T1।
उसी तरह से हम ए का भी लिख सकते हैं, इंट्रोपी ऑफ ए एट T2 माइनस इंट्रोपी ऑफ बी ए एट T1 इज इक्वल्स टू Cp ऑफ ए ln T2 बाई T1। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हम लोग का पिछली बार वाले फॉर्मूला क्या आया था, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये आया था हम लोग के पास पिछली बार वाले फॉर्मूला। अगर मेरे पास इसका सी मोल्स है तो हम इस वाले को अगर सी से मल्टीप्लाई करें, हम लोग को एंट्रोपी एच T2 पता है, T1 पता है, T2 निकालना है, इससे T2 आ जाएगा और हम इसको सी मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एंट्रोपी एट तो हमारे पास एंट्रोपी एट T2 आ जाएगा। और सिमिलरली इसी को बी मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए मोल से। तो अगर हम देखें चेंज इन एंट्रोपी, अगर तीनों को ऐड कर दे, सॉरी तीनों को ऐड नहीं, इक्वेशन ये मान लीजिए इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 -2 -3। तो हम फर्स्ट बार देखें तो अगर इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस एंट्रोपी एट T1 इज इक्वल्स टू, इसको ये लिख सकते हैं Cp C इंटू Cp ऑफ C माइनस B इंटू Cp ऑफ B माइनस A इंटू Cp ऑफ A ln T2 बाई T1। और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा CPR ln T2 बाई T1। ठीक है। अब हमें टेम्परेचर पे आ गया। टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एंट्रोपी दी रहेगी T1 टेम्परेचर पे और हमें T2 टेम्परेचर पे चेंज इन एंट्रोपी निकालना होगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा CPR ln T2 बाई T1। T2 फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे प्रेशर भी तो चेंज हो सकता है। तो अब हम प्रेशर के केस में देखेंगे, अगर मान लो कि प्रेशर P1 से P2 जा रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट P2 माइनस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन एट P1। इसको पहले देखने से पहले हम पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला देखते थे, चेंज इन एंट्रोपी का, इज इक्वल्स टू n Cp ln T2 बाई T1 प्लस n R ln P1 बाई P2। इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। बचा क्या, एन आर एल एन P1 बाई P2। तो चेंज इन एंट्रोपी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या था, एन आर एल एन P1 बाई P2। तो हमें यहाँ पे आर तो कांस्टेंट रहेगा और P1 और P2 में दिया रहेगा, बस चेंज क्या हो सकता है, मोल। तो मोल मेरा क्या है, फाइनल माइनस ए माइनस सॉरी, हाँ हाँ हाँ, एन आर एल एन P1 बाई P2। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल।
गैसियस मोल क्यों लिखते हैं इसका देख लेते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल से, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा था। तो इसी वजह से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल गैसियस। गैसियस मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हम देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 22.4 लीटर होता है। लेकिन अगर वॉल्यूम हम देखें वाटर का, वो तो होता है 18 ml, अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम होता है, सॉरी इसका वेट 18 ग्राम होता है, और इसका वॉल्यूम अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 18 ml होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल ln P1/P2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने टेम्परेचर वाले में क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, चेंज इन एंट्रोपी एट T2 टेम्परेचर माइनस चेंज इन एंट्रोपी एट T1 टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्या था, कैसे हम लोग को उसको लर्न करना बता देते ये भी। आ, इसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज जब होता है तो हाँ, डेल्टा CP/R ln T2/T1। जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, उसमें सबसे फर्स्ट टर्म ये होता है CP ln T2/T1, और दूसरा टर्म ये होता है NR ln P1/P2। यहाँ पे डेल्टा CP रहेगा, टेम्परेचर वाले में डेल्टा CP रहेगा, दिख रहा है कि नहीं, ओ यहाँ पे मैं आना पड़ेगा। टेम्परेचर वाले में डेल्टा CP रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे जो होता है वो CP का टर्म आता है, और जब चेंज होगा तो इसमें डेल्टा आ जाएगा। इसमें जब चेंज हुआ तो इधर भी डेल्टा आ गया, डेल्टा में मैंने माइनस कर दिया चेंज टेम्परेचर में। तो अगर हम देखें, मान लो मेरा कोई रिएक्शन है, वो P1T1 से P2T2 जा रहा है, P1T1 से P2T2 जा रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी एट P1 P2T2 माइनस चेंज इन एंट्रोपी एट P1T1 इज इक्वल्स टू, हमने दोनों को बस प्लस कर दिया, एंट्रोपी एट P2T2 पे और P1T1 पे। तो मेरा ये आ सकता है डेल्टा Ng ln P1/P2 प्लस डेल्टा CP/R ln T2/T1 आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम इससे एक चीज़ और देखते हैं इसमें, कि अगर एंथैल्पी चेंज हुआ T1 से T2, मान लो एंथैल्पी चेंज T1 से T2 हुआ, तो हम उसको उसको कैसे देखेंगे। तो हमारा जो डेल्टा H का फॉर्मूला आता है वो होता है CP/DT प्लस DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP, ठीक है। अगर हम देखें, मेरा मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से T2, तो टेम्परेचर चेंज जब रहा है तो चेंज इन प्रेशर मेरा ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो, तो होल टर्म पूरा ज़ीरो। तो मेरा जो चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy of reaction at T2 minus change in enthalpy of reaction at T1 is equals to किसके बराबर आ सकता है, CP T2 माइनस T1।
सॉरी डेल्टा सी पी आर, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इस वजह से डेल्टा आ जाएगा, जैसे हमने पिछले केस में देखा था। और इसको एक और चीज़ कहते हैं, जो ये वाला है, इसको एक और चीज़ कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन। अगर हम देखें P1 से, अगर मान लो P1 से P2 कोई रिएक्शन जा रही है, ठीक है, फोकस चेंज हो जा रहा है। P1 से P2, ठीक है, फिर से हम ये फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। यहाँ पे टेम्परेचर कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो ये वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब हम देखें आइडियल गैस, आइडियल गैस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसकी जो सेकंड टर्म है उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जो डिपेंड करता है आइडियल गैस, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा एच एंथैल्पी एट P2 pressure is equals to enthalpy change in enthalpy of reaction at P1 temperature. अगर हम इसी में एक और केस देखें, इंटरनल एनर्जी का, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है सी वी डी टी प्लस एन, नहीं, प्लस डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी। अब इसमें हमने क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, अगर मान लो इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि टी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, तो डी वी वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये टर्म ज़ीरो। अब डेल्टा यू इन अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा सी वी आर, नीचे लिखते थोड़ा, डेल्टा यू इन अ रिएक्शन दिख रहा है, यू इन अ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा यू इन अ रिएक्शन एट T1 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर आ जाएगा मेरा, इसके डेल्टा सी वी आर T2 माइनस T1। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये देखा, अब आगे बात करते हैं।